सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फुरकान स्कूलिंग को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मेरा नाम फुरकान खान है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं यात्रियों के नज़रिए, जिसमें हमने 10वीं शताब्दी से 17वीं की शताब्दी तक बात की थी। पार्ट 1 में हमने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा था, उनके द्वारा लिखा गया वृत्तांत किताब उल हिंद के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या क्या देखा संस्कृति के लिए, वर्ण के बारे में उन्होंने क्या कहा, जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या कहा, फारस के साथ उन्होंने किस प्रकार से तुलना की, है ना, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता, जैसे कि आपने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा है कि अल बिरूनी एक लेखक हुआ थे, ऐसे ही इब्न बतूता भी एक लेखक थे, लेकिन दोनों का समय अलग अलग है। ये 14वीं सदी का है और वो 10वीं सदी के थे। वो 973 में जन्म हुआ था और 1017 ईस्वी में वो गजनी शहर आ गए थे, और ये भारत कब आए थे, 1332 या 33 में। तो ये 14वीं सदी का हो गया आपका, अलग अलग समय की बात है। जैसे कि हमने उनके बारे में पढ़ा था, जीवन के बारे में, फिर उनकी किताब के बारे में, फिर उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में। ऐसे ही हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मोरक्को शहर में। मोरक्को शहर के अंदर एक तेंजियर छोटा सा शहर था, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। उस समय जो तेंजियर था वो इस्लामिक कानून और शरिया के लिए प्रसिद्ध था, मतलब वहाँ पर इस्लामिक कानून माने जाते थे। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था इस्लामिक कानून के लिए, शरिया के लिए। शरिया एक लॉ होता है मुसलमानों के द्वारा, और शिक्षा का प्रतीक केंद्र भी था। इसलिए इन्होंने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ऐसा मैंने अभी बताया आपको, ये 1332 या 33 में भारत आ गए थे, लेकिन उससे पहले ये बहुत सारी यात्राएं कर चुके थे। सीरिया गए, इराक गए, फारस गए, यमन गए, ओमान गए, पूर्वी अफ्रीका के कई सारे तटीय बंदरगाह पर ये गए थे। और उसके बाद ये 1332 और 33 में कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे। देखो ये बहुत सारी जगह जा रहा है, तो ये क्या है, इसकी इच्छा, इसकी इच्छा है, ये मतलब इच्छा है, मतलब ये जो यात्रा कर रहा है ये अपने मन मर्जी से कर रहा है, इसकी जबरदस्ती कोई यात्रा नहीं कराई गई। जैसे अल बिरूनी कराई गई थी, अल बिरूनी को जबरदस्ती गजनी शहर लेके आया गया था, याद हो तो आपको, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक लेके आए थे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, ये यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया था, यात्रा करने के लिए आया था। तो जैसे ही यहाँ पर आया, ये आया था 1333 में। ये मध्य एशिया के रास्ते से होते होते स्थल मार्ग से, जमीनी रास्ते से सिंध पहुंचा, और यहाँ पर मिला वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से। उस समय क्या होता था, जितने भी राजा महाराजा होते थे या मुगल साम्राज्य जो भी होते थे, वो कवियों को या उनकी अलग से चीज़ों को देख के खुश हो जाते थे और उनको कोई ना कोई पद दे देते थे। तो इसकी विद्वानता को देखते हुए, इसके दिमाग को देखते हुए, इन्होंने, जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इनको दिल्ली के काजी का पद दे दिया था। दिल्ली का काजी का मतलब न्यायाधीश, इन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई थी। उसके बाद कई सालों तक ये इस पद पर रहे, दिल्ली में न्यायाधीश बने रहे। लेकिन कुछ होता है ना कि राजा, मतलब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में थोड़ी सी खटपट हो गई, गलतफहमियां हो गई, और गलतफहमी की वजह से इनको कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास खो दिया था। उसके बाद जब इनको जेल में डाला गया तो कुछ सालों तक ये जेल में रहे। लेकिन जैसे ही गलतफहमी दूर हुई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में, तो इन्होंने बुलाया अपने पास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, और बोला कि एक काम करो, तुम मंगोल शासक के पास जाओ, मंगोलों के पास जाओ मेरा दूत बनकर। और वो कब गए थे, 1342 में, चीन में जो रहते हैं मंगोल शासक। तो इन्हों को चीन में भेजने की कोशिश की थी। इन्होंने बोला कि चीन में तुम मेरा दूत बन के जाओगे, मंगोल शासक से मिलोगे। लेकिन चीन जाने से पहले ये कई जगह गया। ये भारत के रास्ते से होते हुए मालाबार तट पर गया, फिर ये मालाबार तट से मालदीव तक गया। मालदीव में ये 18 महीने तक रुका, काजी का पद वहां भी संभाला इसने। फिर ये बंगाल गया, फिर असम गया, फिर असम से जहाज लिया इसने, फिर वो सुमात्रा गया, फिर सुमात्रा से चीनी बंदरगाह पर गया जिसका नाम था ज्यातून, इसे क्वाजुनजू भी कहते थे, चीन का बंदरगाह था ये। तो ये वहां पर गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसने अपनी यात्राएं संपूर्ण की। फिर ये बता, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम था रियाला, वृत्तांत। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अल बिरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो थी किताब उल हिंद। ऐसे ही इसके द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रिहाला। रिहाला में इन्होंने नई नई संस्कृतियों के बारे में लिखा, जितने लोगों से मिले उसके बारे में लिखा, आस्थाओं के बारे में लिखा, मान्यताओं के बारे में लिखा। और अल बिरूनी और इसके मतलब
इब्न बतूता के अनुसार इन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि उस समय यात्रा करना कितना जोखिम भरा होता था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता के अनुसार यात्रा करना कितना मुश्किल होता था, कितना जोखिम भरा हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय भी ऐसा ही बोला था इन्होंने। क्यों? क्योंकि मुश्किल क्यों हुआ करता था? देखो ऐसा होता था उस समय गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी कि मतलब कि गाड़ी ली और 200-300 किलोमीटर चले गए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होता था, जैसे कि अगर मैं बात करूं मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 दिन लगते थे। सिंध से अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए 50 दिन लगते थे। दौलताबाद से दिल्ली जाना है तो 40 दिन लगते थे। चलो ये तो हो गया टाइम पीरियड की बात, कितना समय लगता था। लेकिन मान लो कि जब रास्ते से जा रहे होते थे तो कई बार डाकुओं का हमला हो जाता था, इनको लूटपाट मचा देते थे डाकू वगैरह। इसलिए जो इब्न बतूता था हमेशा अपने कारवां के साथ चलना पसंद करता था, लोगों के साथ चलना पसंद करता। और कई बार डाकुओं ने इनके ऊपर हमला भी किया है और कई बार तो इनकी जान जाते जाते बची है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, मान लो बीमारी पकड़ ली है, ज्वर हो गया, मतलब बुखार वगैरह हो गया है, तो अब रास्ते में तो कोई वैद्य वगैरह मिलेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा इसलिए मुश्किल हुआ करता था यात्राएं करना। लेकिन एक इसकी खासियत थी इब्न बतूता की। इब्न बतूता की क्या खासियत थी कि वो अनजानी चीजों को जानने की इच्छा रखते थे। अनजानी चीज मतलब भारत जब ये आए तो उसकी संस्कृति को जानने की इच्छा करते थे। उन्होंने यहाँ के पवित्र पूजा स्थलों पे यात्रा की, पवित्र स्थलों को देखा, विद्वानों से मिले, लोगों से मिले और जितना ही वक्त था उन्होंने शासकों के साथ अपनाया। इन्होंने बहुत सारे अनूठेपन देखे। इन्होंने नारियल और पान देखा, तो नारियल को बोलते हैं ये बड़ी अनूठी चीज है नारियल, कि इसके सर मतलब मानव का जो सर होता है उसकी तरह दिखता है, 2 आंखें हैं, एक खोपड़ा है, मतलब बाल हैं। तो इस प्रकार से वो देख रहा था। पान भी वो इसी हिसाब से देखता है कि पान कितना अच्छा पत्ता है, इसमें सुपारी डालो और खाओ तो कितना अच्छा लगता है। तो भारतीय संस्कृति के बारे में ये बता रहा था। इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में भी बताया है। भारतीय शहर ये बोल रहा है कि यहाँ पर दिल्ली है, औरंगाबाद है, मतलब दिल्ली का अगर देखी जाए तो दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। दौलताबाद है, दौलताबाद दिल्ली से भी अच्छा शहर है। ये घनी आबादी वाला शहर होता है। ठीक है, यहाँ पर विनिमय वगैरह होता है वस्तुओं का। इन शहरों में बाजार हैं इन शहरों में चमक धमक के लिए। और यहाँ तक कि वस्तुओं का विनिमय नहीं हो रहा है, सामाजिक विनिमय भी यहाँ पर हो रहा है। आपका आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ पर हो रही हैं। बाजार के मतलब शहर के अंदर मस्जिद है, मंदिर है जहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, अपने पूजा पाठ करते हैं, पवित्र स्थल जिसको समझते हैं। इसके अलावा संगीत की एक जगह है जिसे ताराबाद कहा जाता है, ताराबाद। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता था? ताराबाद कहा जाता था। मतलब यहाँ पर क्या होता था, महिलाएं जो होती थी या पुरुष जो होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, वो उस बाजार को जहाँ पर वो रहते हैं उसे ताराबाद कहते हैं। वहाँ पर दुकानें वगैरह होती हैं। दुकानों के अंदर एक दरवाजा होता है, दुकान मतलब बाहर दुकान होती है और अंदर एक दरवाजा होता है जो मालिक का पीछे घर होता है, आवास होता है। कालीन बिछे हुए होते हैं बाजार के अंदर, बीच में एक झूला होता है और झूले को झुलाती रहती है वो, गायिका वगैरह गाना गाती रहती है। फिर उस बाजार में आगे जाके देखते हैं तो गुम्बद होता है, एक तरीके का गुम्बद जिसे दरगाह वगैरह ये कुछ भी कह सकते हो, जहाँ पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हो गए या कई लोग अपनी दरगाह पर जाके पूजा पाठ करते थे, है ना, विशाल गुम्बद कहता था इसे। ठीक है, तो इस प्रकार वह संगीत का माहौल होता था उस समय। इससे इब्न बतूता को एक चीज और बहुत अच्छी लगी जो थी संचार की अनूठी प्रणाली। संचार क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता के द्वारा जो संचार की अनूठी प्रणाली दी गई थी वो किस प्रकार थी। तो संचार की प्रणाली का मतलब, संचार का मतलब तो जानते हो कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, पत्रों को पहुंचाना या कोई भी चीज़ों को पहुंचाना, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो संचार 2 प्रकार के हो सकते थे उस समय। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था होती थी। एक होती थी अश्व डाक जिसे उलूक कहते थे, एक होती थी पैदल डाक जिसे दावा कहते थे। अश्व डाक क्या होती थी? अश्व डाक होती थी कि 4 मील की दूरी पर एक राजकीय घोड़ा होता था। हर 4 मील की दूरी पर एक राजकीय घोड़ा होता था। वो पत्र लेके जाता था, फिर दूसरे राजकीय घोड़े को देता था, फिर वो आगे जाता था, तीसरे राजकीय घोड़े को देता था, चौथे राजकीय घोड़े को देता था। इस प्रकार जब तक वो अंतिम जगह पे नहीं पहुंच जाते थे, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाते थे, जब तक अश्व डाक सेवा ऐसी चलती रहती थी। इसे उलूक भी कहा जाता है। पैदल डाक सेवा क्या होती थी? पैदल डाक सेवा को दावा कहा जाता था। इसमें क्या होता है, पैदल यात्री होते थे, मतलब पैदल लोग होते थे। जो गुप्तचर होते थे वो क्या होते थे, पैदल चलते थे। हर प्रति मील पर, मतलब 1 मील पर 3 अवस्थान होते थे। मतलब ये बोल सकते हैं 1 मील का 3 तिहाई, 1 मील का 3 तिहाई होता था। और हर 3 मील पर एक घनी आबादी वाला गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप हुआ करते थे। और
जो व्यक्ति भागता हुआ जाता था उसके पास एक छड़ होती थी लंबी 2 फुट की, कम से कम एक छड़ होती थी 2 हाथ लंबी, और उसके ऊपर एक तांबे की घंटी होती थी। और जब वो भागता था तो जब वो पहुंचने वाला होता था गांव, तो घंटी की आवाज आती थी टन टन टन। तो पहले ही जो मंडप में बैठे होते थे जो गुप्तचर वगैरह, वो पहले से ही अपने आप को वो देख लेते थे कि आप भाई आने वाला और हमें भाग रहे हैं। और जैसे ही वो आता था फिर वो उसके हाथ में छड़ देता था, फिर वो इतनी तेजी से भागता था, बहुत तेजी से भागते थे ये, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ जाती थी। उस समय पैदल डाक सेवा अश्व डाक सेवा से ज्यादा अच्छी होती थी, मतलब तीव्र गति में होती थी। मतलब अगर बोला जाए अश्व डाक सेवा से 2 दिन में कोई चीज पहुंच रही है, तो पैदल डाक सेवा से 1 दिन में चीज पहुंच रही है। मतलब स्पीड पोस्ट जिसे कह सकते हो आप, एक स्पीड पोस्ट की तरह काम करते थे। और पैदल डाक सेवा एक खुरासन फल के लिए उपयोग की जाती थी। खुरासान फल, उस समय भारत में ये फल बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था, और दावा के द्वारा ही ये खुरासान फल लोग एक दूसरे के यहाँ पहुंचाया करते थे। तो ये था आपका सेकंड पार्ट यात्रियों के नजरिए, जिसमें इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा।